नमस्कार दोस्तों। ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है पिता के आंसू। सुबह की सैर करके थके हारे आए हरिराम जी अभी बेड पर लेटे हुए थे कि सामने अपनी पत्नी की तस्वीर को देखकर सोचने लगे कि आज पूरे 8 साल हो गए तुम्हें गए हुए, और जैसे कल का ही दिन लगता है जब हम लोग आपस में बैठकर एक साथ हंसी मजाक किया करते थे। पत्नी को याद करते ही उनकी आंखों की नमी से उनकी आंखें धुंधला गई। सोचने लगे कि अरे, अच्छी भली तो बैठी थी तुम कि अचानक से तुम कहने लगी कि दम घुटता जा रहा है, अस्पताल ले चलो। गाड़ी में ले जाते वक्त भी तुमने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। शायद तुम्हें पहले ही महसूस हो गया था कि हम दोनों का साथ छूटने वाला है, और आखिर वही हुआ जिसका डर था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही तुम्हारे हाथों से पकड़ा गया मेरा हाथ छूट गया कि और तुम्हारी सांसें रुक गई, हार्ट अटैक आया और तुम सदा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। हरिराम जी के हृदय की वेदना आंसुओं के जरिए बाहर आने लगी। वह लगातार उनकी तस्वीर को निहारते हुए अतीत के गलियारों में भटकने लगे। तभी उनका इकलौता बेटा अंकित आया, और उनके आने की आवाज़ से हरिराम जी वापस वर्तमान में पहुंच गए। कि तभी उनका बेटा अंकित गहरी सांस लेते हुए बोला, पिताजी, आज बहुत थकावट हो गई है। दरअसल मेरा ऑफिस बहुत दूर है ना, इसलिए आने जाने में रोज 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। फिर कुछ देर रुककर अंकित बोला, पिताजी, वह क्या है ना कि मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस के पास ही एक घर ले लूँ। अपने बेटे की बात सुनकर हरिराम जी एक हल्की मुस्कुराहट के साथ सहज भाव से बोले, बेटा, तुम जैसा ठीक समझो, मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। फिर अंकित ने उत्सुकता से के साथ कहा, तो पिताजी, मैंने एक मकान देखा है, लेकिन क्या क्या बेटा, कोई परेशानी है क्या? हरिराम जी ने पूछा। तो अंकित चेहरे पर उदासी लिए कहने लगा, हाँ पिताजी, पर 15 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं। इतने में अंकित की पत्नी अनुराधा तुरंत अपने कमरे से बाहर आई और बोली, अरे तो क्या हुआ? पिताजी की जो एफडी पड़ी है वह तुड़वा लो, और उसे तुड़वा कर पैसे का इंतजाम कर लेते हैं। कोई बात नहीं बेटा, एफडी तो ज़रूरत में काम आने के लिए ही बनवाई जाती है ना, हरिराम जी ने कहा। तो अपने पिता की बात सुनकर अंकित और उसकी पत्नी अनुराधा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ दिनों के बाद अंकित एक मिठाई का डिब्बा लेकर घर आया और चेहरे पर खुशी लिए बोला, पिताजी, यह लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। हरिराम जी बोले, ये किस खुशी में है बेटा? अंकित ने कहा, जरा अनुराधा को भी तो बाहर आने दीजिए। अनुराधा, अनुराधा आवाज लगाते हुए अंकित बोला कि तभी अनुराधा भी वहां आ गई। फिर उसने कहा, लो तुम भी मुंह मीठा करो। पर किस खुशी में? अंकित ने बताया, पिताजी, जिस फ्लैट की मैं बात कर रहा था ना, मैंने वह फ्लैट खरीद लिया है। अब हम 1 महीने बाद ही शिफ्ट कर रहे हैं। इस पर हरिराम जी की प्रसन्नता के साथ बोले, तो ठीक है बेटा, सारा सामान तो लेकर जाना ही पड़ेगा। फिर इस मकान का क्या करना है? तुम एक काम करो, वहाँ शिफ्ट करने से पहले अपने इस मकान को बेचने पर लगा दो। हरिराम जी की यह बात सुनकर अनुराधा तुरंत बोल पड़ी, अरे, इसे बेचना क्यों है? पिताजी, आपको तो यहीं रहना है ना? यह सुनकर हरिराम जी को एक तेज झटका सा लगा। मैं यहाँ अकेले? इतना कहकर हरिराम जी अपने बेटे की तरफ देखने लगे कि तभी अंकित बोला, हाँ पिताजी, अनुराधा ठीक कह रही है। दरअसल वहाँ पर फ्लैट बहुत महंगे हैं, इसलिए मैंने तो केवल 2 BHK वाला ही फ्लैट खरीदा है। एक बेडरूम हमारा होगा और दूसरा बेडरूम मेहमानों के आने जाने के लिए भी तो चाहिए ना।
इसलिए आपको कौन सा कमरा देंगे? जगह तो वहाँ नहीं बन पाएगी आपके लिए पिताजी। और फिर इतने बड़े खुले मकान में आप यहाँ अकेले आराम से रहिएगा। और आप वहाँ उस नए माहौल में जाकर करेंगे भी क्या? आपकी सारी जान पहचान के लोग तो यहीं हैं। और फिर हम आपसे कोई दूर थोड़े ही हैं। हर हफ्ते तो आपसे मिलने आते ही रहेंगे। और आप भी वहाँ कभी कभी आते रहिएगा। जब आपको मेरी ज़रूरत पड़े फ़ोन कर दीजिएगा, हम लोग पहुँच ही जाया करेंगे। अंकित की बातें सुनकर अनुराधा और भी अधिक उत्साहित हो गई। लेकिन दूसरी ओर हरिराम जी के पास तो जैसे शब्द ही खत्म हो गए थे। उसके बाद तो वह कुछ कहने लायक ही नहीं रहे। थोड़ी देर तक एकटक अपने बेटे और बहू को निहारते रह गए। फिर किसी तरह उन्होंने अपने आंसुओं को मन के किसी कोने में समेटा और फिर एक फीकी सी मुस्कान के साथ सामान्य दिखने का नाटक करने लगे। लेकिन रह रहकर उनके मन में भयंकर तूफान उठ रहे थे। आज उन्हें उनकी पत्नी बहुत याद आ रही थी, जिसने कभी भी हरिराम जी को अकेला नहीं रहने दिया था। हरिराम जी के बेटे अंकित की शादी को अभी 1 वर्ष भी नहीं हुए थे और अभी तो उनका जीवन सामान्य ढंग से चलने ही लगा था। लेकिन कहीं ना कहीं हरिराम जी को यह महसूस होने लगा कि उनकी बहू अनुराधा अपनी सास की मृत्यु के बाद अलग रहना चाहती थी। अनुराधा ने कभी प्रत्यक्ष रूप से इस बारे में बात नहीं की थी, परंतु अनुराधा के हाव भाव और अंकित की बातों से हरिराम जी यह समझ गए थे कि वे दोनों अलग रहना चाहते हैं। जबकि उन्होंने हमेशा अनुराधा को अपनी बेटी जैसा ही स्नेह दिया था। उसकी गलतियों पर भी कभी उसे टोकते भी नहीं थे। हमेशा उसके मनपसंद चीज़ें भी बाजार से लाकर उसे खिलाते रहते थे। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए वे उसे बेटी के नाम से का भी भरपूर प्यार देते थे। हरिराम जी को खाना बनाने का काफ़ी शौक था, जिस कारण वे कभी कभी अनुराधा की फेवरेट चीज़ें भी बनाकर उसे खिलाया करते थे। समय बीतता गया और 1 महीने कैसे पूरा हो गया पता ही नहीं चला। 1 महीने के अंदर ही अंदर अंकित और अनुराधा अपना सारा सामान लेकर नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। हरिराम जी को आर्थिक रूप से तो कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वे सरकारी नौकरी पर उच्च पद पर अधिकारी हुआ करते थे, तो उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में अच्छी रकम मिल जाया करती थी। और फिर यह मकान भी 2 मंजिला था, तो ऊपर की मंजिल उन्होंने किराए पर चढ़ाई हुई थी। सारी धनराशि को हरिराम जी का गुजारा आराम से चल सकता था। लेकिन बेटे बहू के जाने के बाद उनका अकेलापन अब उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा था। वैसे तो हरिराम जी काफ़ी हिम्मती और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। इस सोसाइटी में वह पिछले 20 वर्षों से रह रहे थे। अब तो उनकी अच्छी खासी जान पहचान भी हो गई थी, लेकिन वह अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उनका बेटा इतना स्वार्थी हो चुका था। बेटा बहू के छोड़कर जाने के कारण वह अंदर अंदर तक टूट चुके थे। महीने की 1 तारीख आई तो उनके किराएदार विशाल ने किराया देने के लिए आए, तो वह हरिराम जी को आवाज़ लगाने लगे। तब उन्होंने देखा कि दरवाज़ा तो खुला हुआ था। दरवाज़ा खुला देखकर विशाल अंदर चले गए। अंदर आकर देखा तो हरिराम जी बिल्कुल निढाल हालत में बेड पर लेटे हुए थे। उनके दिल का अकेलापन उनके चेहरे की गहरी लकीरों से साफ झलक रहा था। बालों में से सफ़ेदी निकल आई थी। हमेशा अपना ध्यान रखने वाले हरिराम जी को आज इस तरह बेहाल अवस्था में देखकर विशाल का दिल भर आया और बोला, अरे अंकल जी, आखिर ऐसा क्या हो गया है आपको? यह आपने अपनी कैसी हालत बना रखी है? इस पर हरिराम जी बोले, बेटा बिल्कुल अकेला हो गया हूँ ना, इसलिए अपना ध्यान रखने का मन ही नहीं करता। अब तो यह हालत हो गई है कि खाना बनाने का भी दिल नहीं करता और न ही कुछ खाने को। विशाल बेटा, अब तो मुझे लगता है
कि जैसे बीमारियां ही शरीर को घेरने लगी है। विशाल और उसकी पत्नी दीप्ति बेहद खुश मिजाज स्वभाव वाले जिंदा दिल इंसान थे। वे किसी को उदास तो देख ही नहीं सकते थे। वे दोनों काफी व्यस्त रहने के बावजूद अपने लिए समय निकाल लेते थे। विशाल जल्दी से अपने घर गया और दीप्ति से बोलकर हरिराम जी के लिए खाना बनवा कर ले आया। थोड़ी देर हाल चाल बांटते हुए दोनों ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खाया। फिर हरिराम जी को देखकर विशाल और दीप्ति कहने लगे, अंकल जी, ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं आपको ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं देख सकता। एक काम करना, आप कल सुबह 7 बजे तक तैयार रहिएगा। मैं रोज सुबह योगा क्लास में जाता हूँ। कल से आपको भी अपने साथ ले जाऊंगा। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा अंकल। विशाल ने इतने अपनेपन से यह बात कही तो हरिराम जी उसे मना नहीं कर सके। उन्होंने योगा क्लास के लिए हामी भर दी। अब हर रोज सुबह हरिराम जी विशाल के साथ योगा क्लास पर जाने लगे। योगा क्लास शुरू करने के बाद से हरिराम जी को अपने आप को चुस्त दुरुस्त महसूस करने लगे। एक दिन विशाल उन्हें सैलून भी ले जाना चाहता था, पर वे थोड़ा झिझक महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने विशाल को मना कर दिया। हरिराम जी की बहू अनुराधा ने एक बेटे को जन्म दिया। उनका बेटा अंकित हरिराम जी को कुछ दिन पहले ही अपने घर लेकर आया था। क्योंकि घर में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था, तो अंकित के ऑफिस जाने के बाद घर के छोटे मोटे काम अभी अनुराधा नहीं कर सकती थी। और अनुराधा के माता पिता तो थे नहीं, लेकिन हरिराम जी से जितना बन पड़ा वे अनुराधा और अपने पोते की खूब अच्छी तरह से देखभाल करते थे। जब उनका पोता 1 महीने का हो गया तो अंकित ने कहा, पिताजी, अब तो मेरा बेटा पूरे 1 महीने का हो गया है। अब मैं और अनुराधा उसे संभाल लेंगे। जब आपकी ज़रूरत होगी तभी आपको बुला लूँगा। चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर अंकित उन्हें वापस छोड़ गया। यह सुनकर हरिराम जी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। अपने पोते को छोड़कर जाते हुए हरिराम जी का दिल बहुत भारी हो रहा था। वे उसके साथ एक जुड़ाव महसूस करने लगे थे। अपने घर वापस आकर भी रह रहकर अपने पोते की आवाज़ उनके कानों में गूंजने लगती थी। कभी कोई त्योहार होता या कोई अन्य अवसर होता तो उनका बेटा आकर उन्हें ले जाता था और वह भी खुशी खुशी चले जाते थे। कम से कम इसी बहाने वे अपने पोते से भी मिल ले पाते थे, उसे एक नज़र देख तो पाते थे। लेकिन उनके घर जाते ही वे दोनों बाहर का सारा काम उनके कंधों पर डाल देते, खुद घर में बैठे रहते। हद तो तब हो गई जब बाहर से आते ही उनकी बहू बड़े प्यार से उनसे कई चीज़ें बनाने की फरमाइश भी कर देती थी। हरिराम जी अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर उनकी हर फरमाइश को पूरा करते, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी हरिराम जी के पास ही छोड़ जाते थे। पोते को संभालने के साथ साथ सारा काम करते करते उनकी हालत खराब हो जाती थी, लेकिन फिर भी वह सारा काम खुशी खुशी कर देते थे। जैसे ही काम खत्म हो जाता तब अंकित उन्हें वापस उनके घर छोड़ जाता था। इस दीपावली पर भी अंकित हर बार की तरह अपने पिताजी को अपने घर ले आया था। उनकी बहू अनुराधा ने उन्हें काम की लिस्ट पकड़ा दी। आखिर उन्हें थकान के कारण तेज बुखार चढ़ गया और वे कुछ समय के लिए लेट गए। अंकित और अनुराधा ने जब अपने पिताजी को बीमार पड़े देखा तो अनुराधा ने अंकित से धीरे स्वर में कहा, आप एक काम करो, पिताजी को उनके घर छोड़ो। वैसे भी हम लोगों के घर का सारा काम तो लगभग हो ही चुका है। अब वह अपने घर जाकर आराम कर लेंगे। बुखार से तपते हरिराम जी के कानों में जब एकाएक आवाज़ पड़ी, पिताजी, मैं ये कह रहा था कि लीजिए, यह बुखार की गोली खा लीजिए और मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ाता हूँ। अंकित के यह शब्द कानों में पड़ते ही
हरिराम जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके कानों में गर्म शीशा पिघला कर डाल दिया हो। उनका अंतर्मन रुदन कर रहा था। भीतर ही भीतर कुछ टूटता सा लगने लगा और वे सोचने लगे कि यह मेरी ही संतान है ना, मेरा इकलौता बेटा। दीपावली की शाम को मुझे घर में अकेले छोड़ने के लिए जा रहा है, और वह भी तब जब मेरी हालत ऐसी है। उसे यह भी पता है कि उस घर में दीपावली की कोई भी तैयारी नहीं है। आखिर मेरे घर की गृह लक्ष्मी तो अब अनुराधा ही है ना। अरे, जब तक मैं काम कर रहा था तब तक पिता की जरूरत थी। थोड़ी देर के लिए मैं बीमार क्या पड़ गया, अपने ही बेटे और बहू ने मेरे ही घर में मेरी औकात दिखा दी। उन्हें सारे रिश्ते मोह माया से लगने लगे और सोचने लगे कि आखिर कब तक मैं बेटे और बहू के हाथों से बेवकूफ़ बनता रहूँगा। अगर उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं तो मुझे भी आज के बाद से उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मन पर भारी बोझ और आंखों में आंसू लिए हरिराम जी सोचते ही जा रहे थे कि तभी अंकित की आवाज़ से उनकी तंद्रा टूटी। अंकित बोला, पिताजी, आपका घर आ गया है। कहाँ खोए हुए हैं? जल्दी से उतरिए, वरना पूजा के लिए मुझे देर हो जाएगी। जब गाड़ी से उतरकर हरिराम जी जैसे ही घर के भीतर पहुंचे तो दीप्ति बाहर निकल कर आई और हरिराम जी को अपने सामने देखकर हैरान रह गई। उसने कहा, यह क्या अंकल जी, आप तो अपने बेटे के घर दीपावली मनाने के लिए गए थे ना, फिर आप यहाँ कैसे? और आपके बेटा बहू कहाँ हैं? हरिराम जी बड़ी मुश्किल से केवल इतना ही कह पाए कि वे तो अपने घर पर हैं। ऐसा कहते हुए उनकी नज़रों में उदासी के भाव को दीप्ति ने समझ लिया था। उसके बाद उसने कुछ नहीं पूछा, बल्कि उसने विशाल को अंकल जी के पास भेज दिया और वे दोनों मिलकर उनके पास दीपावली की तैयारियां करवाने आ गए। उनका सारा घर ठीक करके झालरों और लाइटों से पूरा घर और बालकनी भी रोशन कर दिया। फिर वे दोनों कहने लगे, आइए अंकल जी, हम लोग एक साथ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी पूजन के बाद विशाल और दीप्ति थाली में खाना लेकर आए और हरिराम जी को बड़े प्यार से खिला दिया। इतना अपनापन और प्रेम देखकर हरिराम जी की आंखें आंसुओं से भर गई और सहसा ही उन्हें अपनी पत्नी की याद आ गई। यही प्यार और अपनापन तो वह अपने बेटे और बहू से भी चाहते थे, जो वे न दे सके थे। बेटे बहू के घर की यादें हरिराम जी के मन में काफी दिनों तक बनी रही और उन बातों को याद कर न जाने कितनी बार उन्होंने अपनी पलकों को भिगोया होगा। काफी दिन बीत गए, परंतु न तो अंकित ने फोन करने की जरूरत महसूस की और न ही अनुराधा ने हालचाल जानने की कोशिश की। फिर भी एक दिन हरिराम जी ने अपने बेटे को फोन किया और उनसे मिलने की इच्छा जताई। तो अंकित ने कहा, पिताजी, अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूँ। अगले हफ्ते रविवार को आता हूँ ना। अगले हफ्ते के रविवार का इंतजार हरिराम जी को काफी लंबा लग रहा था। उन्हें अपने पोते से मिलने की बड़ी इच्छा हो रही थी। खैर, जैसे तैसे अगला रविवार आ गया, जब बेटे बहू आने वाले थे। अपने बेटे बहू और पोते से मिलने का उत्साह इतना ज़्यादा था कि हरिराम जी चुस्ती से सारा काम करने लगे। बाजार से तरह तरह के व्यंजन मंगवा लिए और कुछ अपने बेटे बहू की फेवरेट डिश अपने हाथों से बनाकर रख दिए। लेकिन सुबह से शाम हो गई, हरिराम जी उनके इंतजार में बैठे रहे, किंतु वह नहीं आए। हरिराम जी मन ही मन सोचने लगे कि पहले भी बच्चों ने न आने का बहाना बना दिया था और आज भी वादा करके अभी तक नहीं आए हैं। उनकी उदासी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फिर एक उम्मीद के साथ उन्होंने एक नज़र फ़ोन पर डाली, यह सोचकर कि शायद बच्चों ने कोई फ़ोन किया हो और वे उठा न पाए हों। तो एक भी फ़ोन नहीं आया था। इतना भी समय नहीं है उनके पास कि अपने पिता को याद ही कर लें। इस ख्याल से उनकी आंखें भर आई।
अपनी पत्नी की तस्वीर की ओर देखते हुए वे कहने लगे कि देख रही हो कितना अकेला हो गया हूँ मैं तुम्हारे बिना, जिसकी कल्पना भी मैंने पहले कभी नहीं की थी। क्यों भगवान ने मुझे इतना अकेला कर दिया? कहते हुए वे अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। कुछ दिनों से वे अनमने से रहने लगे थे। दीप्ति ने विशाल से इस बारे में बात की, क्योंकि वे दोनों ही हरिराम जी की उदासी का कारण अच्छी तरह से जानते थे। एक दिन जब विशाल योगा क्लास में हरिराम जी के साथ जा रहा था, तो उसने कहा कि अंकल जी, आप हमेशा एक जैसा जीवन जीने से बोर नहीं होते हैं क्या? अंकल जी, आपको नहीं लगता कि आपको जीवन में कुछ नया करना चाहिए? कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको सच्ची खुशी दे सके? विशाल की बात सुनकर हरिराम जी ने कहा, बेटा, क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। विशाल ने कहा, अंकल जी, आप हम लोगों के साथ सोसाइटी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? हर महीने 2 बार सोसाइटी के लगभग सभी पुरुष एकत्रित होकर पार्टी करते हैं, अपने सुख दुख बांटते हैं, साथ ही कुछ सोशल वर्क भी करते हैं। उनमें सभी एज ग्रुप के लोग होते हैं। उनमें हम सब जमकर मस्ती करते हैं और गपशप करते हैं। आज शाम को भी आप मेरे साथ चलिए, आपको अच्छा लगेगा। हरिराम जी ने कहा, अरे नहीं बेटा, अब इस उम्र में ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। सब क्या कहेंगे कि कब्र में पैर लटका हुआ है और इन्हें पार्टी की सूझ रही है। विशाल ने समझाया, अरे अंकल जी, वहाँ तो आपकी उम्र के काफ़ी लोग हैं। चलिए ना, चलिए तो सही एक बार। अगर आपको अच्छा ना लगे तो दोबारा मत जाइएगा। अंकल, ये ज़िंदगी आपकी है। आपका जो दिल करता है आप वह कीजिए। हरिराम जी ने कहा, चलो सोच कर बताता हूँ तुम्हें। जब वे घर लौटे तो सोचने लगे कि जो विशाल ने कहा उसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। सोचते सोचते आईने के सामने आते ही स्वयं को आईने में देखकर सोचने लगे, हाँ, विशाल तो ठीक कह रहा है था। कि यह कैसी हालत बना रखी है मैंने। मैं तो कभी ऐसा नहीं था। अचानक उनके मन में कुछ ख्याल आया और चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ अपना पर्स उठाकर बाहर निकल गए। कुछ देर बाद जब वे लौटे तो उन्होंने हेयर कलर करवाया हुआ था और काले रंग के जींस पैंट और सफ़ेद रंग के शर्ट में आत्मविश्वास से भरे दिखाई दे रहे थे। यह देखते ही विशाल ने कहा, वाह अंकल जी, यह हुई न बात। इसी दिन से हरिराम जी ने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। अब तो सोसाइटी में सबके साथ मिलना जुलना हरिराम जी को अच्छा लगने लगा था। कुछ ही समय में हरिराम जी ने अपने व्यवहार कुशलता से सबका मन मोह लिया। अब वे अपना पूरा ध्यान रखने लगे और खुश रहने लगे। उन्होंने जिंदगी को सही मायने में जीना शुरू कर दिया था। इधर क्रिसमस का सेलिब्रेशन नज़दीक आ रहा था। उधर अंकित और अनुराधा आपस में बातें कर रहे थे। अनुराधा ने अंकित से कहा, सुनो जी, आपने क्रिसमस के लिए घर पर पार्टी तो रख ली है। अपने ऑफिस के दोस्तों को और यहाँ तक कि अपने बॉस को भी इनविटेशन दे दिया है। अब तो काफ़ी लोग हो जाएंगे। हम अकेले इतना काम कैसे कर पाएंगे? अभी तो हमारा बच्चा भी बहुत छोटा है। अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, लाओ, मेरा फ़ोन दे दो। तुम्हारी आधी समस्या का समाधान अभी कर देता हूँ। पर कैसे? अनुराधा ने कहा। तभी अंकित ने अपने पिताजी को फ़ोन लगाया और बोला कि पिताजी, हम लोग क्रिसमस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे घर आ जाइए। एक साथ मिलकर क्रिसमस की खुशियाँ मनाएंगे। एक दिन पहले ही मैं आपको लेने आ जाऊंगा। आप तैयार रहिएगा। दिवाली के बाद अंकित ने आज फ़ोन किया था। हरिराम जी यह सुनकर हैरान हो गए कि तभी उनकी बहू अंकित से फ़ोन लेती हुई बोली, पिताजी नमस्ते, आप कैसे हैं? ठीक हूँ बेटा, तुम तीनों कैसे हो? हम सब यहाँ ठीक हैं पिताजी। वैसे आप तो आ ही रहे हैं ना, तो अपने पोते को आप खुद ही देख लीजिएगा। वो आपको बहुत याद करता है। हरिराम जी बोले, अरे नहीं बहू,
इस बार मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि इस क्रिसमस पर मेरी सोसाइटी में भी हमारा कुछ प्रोग्राम है। तुम अपना प्रोग्राम खूब अच्छे से सेलिब्रेट करो। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। अपने पिता से जवाब पाकर अब दोनों बहू बेटे हैरान थे। हरिराम जी इतने मीठे शब्दों को सुनकर ही समझ चुके थे कि उनके बच्चों को उनकी याद क्यों आ रही है। हर बार की तरह इस बार भी मुझसे काम करवाना होगा, मतलबी कहीं के। किसी ने दीपावली के बाद से एक बार भी यह तक नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, अकेले कैसे रह रहा हूँ, मेरी तबीयत कैसी है, मैं ठीक हूँ या नहीं। उन्हें तो बस अपने प्रोग्राम से मतलब है। लेकिन मैं बहू को क्या कहूँ जब अपना ही सिक्का खोटा है तो। हरिराम जी ने अब निर्णय ले लिया था, बस अब और नहीं। अब अपने बेटे बहू के हाथों और जलील नहीं हो सकता। मैं पिछली बार उनके घर के काम करते करते मेरी बुरी हालत हो गई थी, परंतु जब मैं बीमार पड़ गया तो मेरा ही बेटा मुझे मेरे घर ही पटक गया। और तो और दोनों से एक फ़ोन तक न किया गया कि मेरा हाल चाल जान ले। कुछ देर में सब कुछ भुलाकर हरिराम जी अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि लोग किसी बात को लेकर परेशान हो रहे हैं। जब उन्होंने जानना चाहा तो पता चला कि क्रिसमस के लिए कोई होटल या हॉल नहीं मिल पा रहा है। तो हरिराम जी ने ऐलान किया कि तुम सब अगर चाहो तो क्रिसमस की पार्टी मेरे घर पर रख सकते हो। मेरा पूरा घर खाली रहता है, इसी बहाने मेरे घर पर भी कुछ रौनक हो जाएगी। हरिराम जी की बातें सुनकर सब चौंक गए। उनके चेहरे पर चमक सी आ गई और सब एक साथ बोले, क्या आपके घर? हाँ, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? हरिराम जी हंसकर बोले। तो विशाल कहने लगा, पर अंकल सब अपनी फैमिली के साथ आएंगे। तो हरिराम जी ने कहा, तो क्या हुआ? कि तभी सभी तालियां बजाने लगे और विशाल ने कहा, वाह अंकल, क्या आइडिया दिया है आपने। आपने तो इसका मतलब आप इस बार अपने बेटे के घर नहीं जा रहे हैं? हरिराम जी ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार मैं कुछ अलग करने का सोच रहा हूँ। हम डिनर बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेंगे और तुम लोग सब परिवार मेरे घर आना। गेम्स, डिनर, म्यूजिक, बस और क्या चाहिए। और वैसे भी हम सब एक साथ होंगे तो मज़ा तो आएगा ही, है ना? तभी सबने कहा, सच में आपने तो सारी समस्या ही खत्म कर दी अंकल। इतने में सब कहने लगे कि अंकल जी, आप किसी भी चीज़ की चिंता मत कीजिएगा। आपने जगह दे दी है ना, बाकी सब कुछ हम लोग पर छोड़ दीजिए। कि तभी हरिराम जी ने कहा कि तुम लोगों को जब भी कोई पार्टी रखनी हो ना, तो मेरे घर पर ही रख लिया करो। तुम लोगों के साथ मुझे भी अच्छा लगेगा। और फिर इतना बड़ा घर खाली पड़ा है, इससे अच्छा उपयोग तो हो ही नहीं सकता। यह सुनकर सभी ने तालियां बजाई। उधर हरिराम जी के मना करने के बाद उनके बेटे और बहू परेशान होने लगे और अगले दिन सुबह सुबह दोनों हरिराम जी को लेने के लिए उनके घर पहुंच गए। घर के बाहर पहुंचकर देखा तो घर पर ताला लगा हुआ था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हरिराम जी और विशाल एक साथ घर पहुंचे। तो विशाल ने पूछा, अरे सुबह सुबह कहाँ चले गए थे आप पिताजी? हरिराम जी ने बताया कि बेटा, मैं रोज सुबह योगा क्लास में जाता हूँ। अपने आप को थोड़ा सा फिट भी रख लेता हूँ इसी बहाने, और थोड़ा मेरा दिल भी बहल जाता है। कहते कहते हरिराम जी ने घर का ताला खोला और उन्हें अंदर ले गए। घर में घुसते ही अंकित कहने लगा, पिताजी अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। आप इस क्रिसमस पर हमारे साथ ही रहेंगे। बस आप अपने 2 दिन के लिए कपड़े पैक कर लीजिए। हरिराम जी ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बताया तो था कि इस क्रिसमस पर मेरा प्रोग्राम पहले ही बन चुका है। लेकिन पिताजी, आपका क्या प्रोग्राम हो सकता है? इस उम्र में अकेले ही तो रहते हैं आप। अंकित ने झुंझलाते हुए कहा। तो हरिराम जी बोले, नहीं बेटा, मैं अब अकेला नहीं हूँ। बहुत से लोगों का साथ है मेरे पास। मेरे पास भी अपने फ्रेंड्स हैं। उन्हीं के साथ मेरी क्रिसमस पार्टी है, तो मैं उसी में बिजी रहूँगा। अंकित ने कहा, अरे पिताजी,
आप यह क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। इस उम्र में आप पार्टी कर रहे हैं। कम से कम उम्र का तो लिहाज किया होता। हरिराम जी बोले, अरे बेटा, उम्र के बारे में तो मैं सोचना ही भूल गया। मैं तो तुम कह रहे हो तो किसी समय जब टाइम मिलेगा तो इस बारे में ज़रूर सोचूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, जिसे मैंने अभी अभी जीना शुरू किया है, और मैं इसे किसी के घर का नौकर बनकर तो बेकार नहीं कर सकता। और फिर यह तुमसे किसने कह दिया कि इस उम्र में मैं पार्टी पर नहीं जा सकता? मेरी अपनी भी कुछ इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा? इतना सुनते ही अंकित और अनुराधा का मुंह बन गया। फिर अपने को कुछ शांत करते हुए अंकित बोला, पिताजी, क्रिसमस जैसे मौके पर तो आपको अपनों के साथ होना चाहिए ना। इस मौके पर आप हमसे दूर रहेंगे तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हरिराम जी भी चिढ़ भरी मुस्कान के साथ बोले, दूर? दूर तो तुमने मुझे बहुत पहले से ही कर दिया है बेटा। अब तो मुझे इस बात की आदत भी हो गई है। और अपने लोगों की बात कर रहे हो तो ये विशाल और दीप्ति है ना मेरे पास। अपनों से भी ज़्यादा ख्याल रखते हैं वे मेरा। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि डेकोरेशन वाले हरिराम जी के घर की सजावट करने के लिए आ गए। उन्हें देखकर अंकित और अनुराधा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तभी अंकित लगभग चीखते हुए बोला, यह सब क्या है पिताजी? हरिराम जी ने कहा कि अरे बेटा, तुम भी ना कितने भुलक्कड़ हो गए हो। तुम्हें बताया तो था ना कि क्रिसमस की पार्टी है, और वह पार्टी मैंने अपने घर पर ही ऑर्गेनाइज की है। पर पिताजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो हमारे घर को पार्टी हॉल बनाकर रख दिया है। अंकित गुस्से से बोला। कि तभी हरिराम जी बोले, बेटा, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम इस घर को और मुझे बहुत समय पहले ही छोड़ चुके हो। अब यह घर केवल मेरा है। मेरी जिंदगी पर और इस घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इस घर में अब वही होगा जो मैं चाहूँगा। अब मैं तुम लोगों के इशारे पर चलने वाला कोई नौकर नहीं। इतना कहते हुए हरिराम जी पार्टी के डेकोरेशन और अन्य तैयारियों में व्यस्त हो गए। अपने पिता के मुंह से ये बातें सुनकर दोनों हैरान हो रहे थे कि तभी हरिराम जी आगे बोले, और हाँ बेटा, एक बात कान खोलकर सुन लो। मेरे बाद यह घर और मेरी सारी जायदाद पर विशाल और दीप्ति का ही हक होगा, क्योंकि जो मेरी सेवा नहीं कर सकता, मेरा साथ नहीं दे सकता, उसको भला मैं अपना सब कुछ कैसे दे सकता हूँ? जो करेगा मेरी सेवा वही तो लेगा इतना सब कुछ। इतना सुनते ही अंकित और अनुराधा के चेहरे का रंग उड़ गया। वे दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते रह गए। दोनों को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, और वे दोनों हरिराम जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। दोस्तों, पिता तो आखिर पिता होता है ना। वह अपने बच्चों के आंसू भला कैसे देख सकता है? इसीलिए हरिराम जी ने दोनों को माफ कर दिया और दोनों बच्चों को गले लगा लिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या हरिराम जी का फैसला सही था, या अंकित और अनुराधा जो हरिराम जी के साथ कर रहे थे वह सही था? कृपया लाइक और कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपनी इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।